चैप्टर 3 में पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर के द्वारा किसी सेल के ईएमएफ की गणना कैसे की जाएगी, दो सेलों के ईएमएफ को कैसे कंपेयर करेंगे, या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर से करंट का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो। तो चार्ज फ्लो कैसे होता है? तो कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उस कंडक्टर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से हायर पोटेंशियल टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि करंट का डायरेक्शन हम लोग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लेते हैं। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस चार्ज फ्लो होगा तो वर्क होगा, और वही वर्क जो है यहाँ पर हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में। कई क्यों हीट में हो गया, तो हम लोग रेजिस्टेंस की चर्चा कर चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट करते हैं, उस कंडक्टर में प्रेजेंट जो एटम से जिससे इनका कॉलिजन होता है, यानी इसके मोशन में ऑब्स्टेकल डेवलप होती है, और जिसके कारण जो वर्क है वो हीट में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यानी किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा, और इसी इफेक्ट को कहा गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो व्हेन current passes through a conductor, then heat is produced in it. This effect of electric current is called heating effect of current. When current passes through a conductor, then heat is produced in conductor. This effect of electric current is called heating effect of current. अब हम लोग देखेंगे कि किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होती है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है उसमें प्रोड्यूस होता है। तो देखो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ conductor is V and amount of charge flowing from one terminal to another terminal of conductor is Q, then work done W इक्वल टू, सूत्र क्या होगा, Q इंटू V। आप पढ़ चुके हैं कि if dV is potential difference between 2 points, then work done to transfer charge Q from one point to another point, W equal to Q into dV. Here V is potential difference across terminals of conductor and Q is the amount of charge transferred from one terminal to another terminal of conductor. So the work done W equal to Q into V.
if a resistance of conductor is capital R and current I flows through conductor up to टाइम t, देन अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है और ए स्मॉल t टाइम इंटरवल तक अगर उससे I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो आप फॉर्मूला जानते हैं, चार्ज Q इक्वल टू आई टी, यानी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हुआ Q इज इक्वल टू आई टी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ कंडक्टर V इज इक्वल टू आई आर। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तब W इक्वल टू Q के जगह पर क्या लिखिएगा, आई टी, और V के जगह आई आर, तो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इस वर्क के कारण हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो देखो इस मैकेनिकल वर्क के कारण अगर हीट को, जो स्पेशल हीट का यूनिट कैलोरी में हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तब उसके लिए आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा the amount of heat produced in conductor H इक्वल टू W बाई J, एक फॉर्मूला है। अब पूछिएगा J क्या है, तो वेयर J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट of heat, which is equal to 4.186 joule per calorie, which is generally taken as 4.2 joule per calorie। यहां पर जो J है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी वर्क जो है जब हीट में कन्वर्ट हो, हीट यूनिट में हो, तब उसके लिए इस J का वैल्यू जो है 4.2 जूल पर कैलोरी, मतलब 1 जूल मैकेनिकल वर्क जो है कन्वर्ट हुआ कैलोरी में है 4.2 जूल, तो वो कैलोरी के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई J। तो सपोज the value of current is in ampere, the value of resistance is in ohm, time is in second. Then when we calculate the value of H by using this formula, the heat will be found in calorie। अगर I का मान एम्पियर में, रेजिस्टेंस R का मान ओम में, टाइम सेकंड में पुट करें और इसको हल करें, J के जगह 4.2 रखें, तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगा हीट का वो कैलोरी में मिलेगा। अब देखो 1 कैलोरी बराबर भी होता है 4.2 जूल। ऐसे सिचुएशन में J का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो अगर हीट को हमको जूल में कैलकुलेट करना है, तो इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ J इक्वल टू 1, देयरफॉर इन एसआई यूनिट मतलब इन जूल H इक्वल टू फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। यही फॉर्मूला हो गया। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, उससे T समय तक इलेक्ट्रिक करंट I को फ्लो कराया जाए, तो उस कंडक्टर में इतना हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर जूल ने 3 जो है लॉ दे दिया, जिसको कहा जाता है जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहते हैं, जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
Joule's laws of heating इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, 3 स्टेटमेंट है, आप भी उसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट, तो एच हमने कहा कितने बात पर, 3 बात पर, आई आर और टी। तो एक बार 2 को फिक्स कांस्टेंट रखा जाएगा, तीसरा का वेरिएशन बताया जाएगा। तो फर्स्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a square of current flowing through it when a resistance of conductor and time of flow of current both are kept constant। पहला स्टेटमेंट नहीं हो गया, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, माने उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, तो व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट बोथ आर केप्ट कांस्टेंट, यानी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को और जो टाइम ड्यूरेशन जहाँ तक करंट फ्लो हो रहे उसको कांस्टेंट रखा जाए, तो H जो है प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली, दैट इज H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और H बाई आई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको लिख सकते हैं H1 बाई H2 बाई I2 स्क्वायर। तो अगर आप H और I स्क्वायर के बीच कोई ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। तो अब इसके बाद सेकेंड लॉ, अब यहां पर करंट और टाइम को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, तो H जो है कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, हीट जो है करंट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance of conductor when current flowing through conductor and time of flow of current both are kept constant। Amount of heat produced in conductor is directly proportional to resistance of conductor when current flowing through conductor and time of flow of current both are kept constant। अगर I और T को कांस्टेंट रखें तो H प्रोपोर्शनल R हो जाएगा, इसको मैथमेटिकली दैट इज H प्रोपोर्शनल टू R, H बाई R इक्वल टू कांस्टेंट, H1 बाई R1 इक्वल टू R2, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से जो तीसरा लॉ है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन conductor is directly
proportional to time of flow of current when current flowing through conductor and resistance of conductor both are kept constant. इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, दैट इज H प्रोपोर्शनल टू T और H/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट और H1/T1 इक्वल टू H2/T2। तो ये जूल के 3 नियम है। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, लेकिन उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं, केवल इसको डिस्कस कर लिए हम लोग। अगर मान लो कह ही दे कि इस जूल्स के तीनों नियम को आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है। इसमें कैलोरी मीटर ले ली जाती है, कैलोरी मीटर की चर्चा हम लोग किए हैं 11th में। इसमें नोन अमाउंट ऑफ वाटर ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक कंडक्टर इसमें डाल दिए और यहाँ से करंट फ्लो कराने की व्यवस्था कर दी है। अब यहाँ सर्किट में करंट को वेरी कराने के लिए यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब देखो, पहले इस आर को फिक्स कर लिए। एक बार इससे मान लो करंट I1 हमने फ्लो कराया। जैसे फ्लो कराएंगे हीट प्रोड्यूस होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको नोट करने के लिए एक थर्मोमीटर डाल दिया जाता है। अब कितना टेम्परेचर राइज किया एक निश्चित समय तक इसमें हम फ्लो कराए करंट को, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट वाटर ऑब्जर्व किया, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वही ऑब्जर्व करेगा वाटर। तो इस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हुआ करंट I1 के लिए, मान लो H1 है, उसको कैलकुलेट कर लिए। फिर कंडक्टर यही रखे, उसी टाइम तक अब दूसरा करंट हमने I2 फ्लो कराया, फिर H2 को नोट कर लिया। इस प्रकार से इफ H1/I1 स्क्वायर इज इक्वल टू H2/I2 स्क्वायर हमको मिल गया, इसका मतलब कि ये फर्स्ट लॉ क्या हो गया, सही हो गया, जो पहला हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं। यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाएगा। I को फिक्स रखेंगे, टाइम T को फिक्स रखेंगे। एक बार R1 रेजिस्टेंस के कंडक्टर को रखेंगे, एक बार R2 को। मान लो जब R1 रेजिस्टेंस कंडक्टर है तो हीट H1 प्रोड्यूस हुआ, R2 के लिए H2। फिर वही, अगर H1/R1 इक्वल टू H2/R2 है तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और थर्ड, कंडक्टर फिक्स, उससे जाने वाले करंट को फिक्स रखेंगे। अलग अलग टाइम तक करंट फ्लो करा के हीट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लो T1 टाइम तक हीट करंट फ्लो कराने पर हीट H1 प्रोड्यूस हुआ, T2 टाइम तक H2, और H1/T1 इज इक्वल टू H2/T2 है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इस प्रकार से इसको वेरीफाई आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जैसे जनरल पावर का आप डिफिनेशन देते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। सिमिलर डिफिनेशन यहां भी होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम to flow the current through conductor is called electric power. The work done per unit time during flow of current through conductor is called इलेक्ट्रिक पावर। अभी हम लोग देखें कि इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, देन वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज Q फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल W इक्वल टू
Q इंटू वी। अब अगर यह वर्क T टाइम में हुआ है तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू W बाई टी, तो Q इंटू वी बाई टी, और Q बाई टी आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो P इक्वल टू आई इंटू वी। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग लिख देते हैं डिफिनीशन कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पावर है तो यूनिट तो वही पावर का ही होगा, लेकिन इस फॉर्मूला के आधार पर इलेक्ट्रिक पावर का एक यूनिट लिखा जाता है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्ट एम्पियर, VA लिखा रहता है, विच इज कॉल्ड वाट। तो बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका इलेक्ट्रिक पावर वोल्ट एम्पियर में लिखा रहता है। जैसे ट्रांसफार्मर देखिए, इतना केवीए का ट्रांसफार्मर, केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर, या MVA मेगा वोल्ट एम्पियर। बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस हैं उनका पावर इसी वोल्ट एम्पियर यूनिट में लिखा रहता है। अब इस फार्मूला के आधार पर फिर हम लोग आगे इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।